वेलकम टू बीपीएससी मेकर। बीपीएससी मेकर के इस एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 20 से 21 मार्च 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जितने भी छात्र बिहार में आयोजित होने वाले बीपीएससी सहित बिहार की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, निसंदेह ये वीडियो श्रृंखला आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध हो सकता है। अब तक जितने वीडियो इस श्रृंखला के अपलोड हुए हैं, आप 69वीं बीपीएससी के दृष्टिकोण से सारे वीडियो को देखें तो यहाँ से आपका करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो अच्छी तरह से मजबूत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सीपरी द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और आपको बतलाया था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश के रूप में बनकर उभरा है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और निर्यातक देश की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है अमेरिका। तो दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें। कोशिश करें कि सारी जानकारी आप वहां पर विस्तार पूर्वक लिख सकें। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में 20 मार्च को यानी कि 20 मार्च 2023 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। बताएं कि किस राज्य का राजकीय पक्षी है। गौरैया किस राज्य का राजकीय पक्षी है, यही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। हालांकि हमने कई बार आपको जानकारी दिया कि बिहार का राजकीय पक्षी वर्तमान समय में गौरैया है। गौरैया को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब इनसे संबंधित तथ्यों की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और यह दिवस लोगों में गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है या फिर मनाया जाता है। और पहली बार विश्व गौरैया दिवस की बात करें तो ये वर्ष 2010 में मनाया गया था। और इस वर्ष 2023 में गौरैया दिवस की थीम की बात करें तो आई लव स्पैरो, ये 2023 का इसका निर्धारित थीम था। 2022 में भी यही थीम था। तो दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। वह भी हम अगले पॉइंट पे बात करें बिहार के कुछ चिन्ह के बारे में। जैसे कि राजकीय पक्षी की बात करें तो आप सभी जान चुके हैं कि राजकीय पक्षी गौरैया अर्थात स्पैरो है। वहीं पे हम अगले पॉइंट में बात करें राजकीय पशु की, तो राजकीय पशु मौजूदा समय बिहार का है बैल। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष है पीपल। राजकीय फूल की बात करें तो गेंदा अर्थात मैरीगोल्ड है। राजकीय फूल को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, आप ध्यान रखेंगे कचनार राजकीय फूल नहीं है बल्कि वर्तमान समय में बिहार का राजकीय फूल गेंदा है। बहुत सारे लोग कचनार और गेंदा में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे मौजूदा समय में बिहार का राजकीय फूल है गेंदा। जबकि बिहार के राजकीय चिन्ह की बात करें तो दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष जो कि बिहार का राजकीय चिन्ह है। आई होप कि आप इतनी सारी जानकारी, हालांकि ये छोटे छोटे फैक्ट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं, तो सारे तथ्यों को यहाँ से आप लोग ध्यान रखेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बिहार की तो ये बिहार का मैप है और मौजूदा समय में बिहार में 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं। प्रमंडलों की संख्या है 9 और जिलों की संख्या है ये 9 प्रमंडल के अंतर्गत कुल मिला के 38 जिले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और राजधानी पटना आप सभी जान रहे हैं। और हाल ही में शायद 64वीं या 65वीं बीपीएससी एग्जाम जो कि प्रारंभिक परीक्षा था, वहां पर एक प्रश्न पूछा गया था कि पटना जिला की सीमा अन्य कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये जानकारी हमने आपको दिया था। कुल मिला के 9 जिले आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। कुल मिला के 9 जिलों के साथ पटना अपनी सीमा को साझा करता है। और यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले बिहार से जुड़े हुए कुछ और भी जरूरी फैक्ट है। जैसे कि भारत वाले मैप पर ये जो आप देख रहे हैं रेड इंसर्ट, ये बिहार की स्थिति को इंगित कर रहा है। और वहीं पे हम अगले पॉइंट में बात करें, आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजधानी है पटना और अभी हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इनसे पहले बिहार के राज्यपाल थे फागू चौहान। इसे आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, कहीं नोट किया है या फिर इसे अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो कि 22वें मुख्यमंत्री हैं बिहार के। राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया, अभी हाल ही में 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया गया। राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है ये है जनसंख्या घनत्व, जो कि 2011 की जनगणना के आधार पर ये आंकड़े को दर्शाया गया है। हालांकि हमने आपको कई बार बताया है कि जब तक 2021 वाला जनगणना का कार्य संपन्न नहीं हो जाता, नए आंकड़े मार्केट में नहीं आ जाते, तब तक आपका 2011 वाला जो जनगणना संबंधित तथ्य है वही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर लिखा गया जनसंख्या घनत्व, तो 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
वह भी बात करें क्षेत्रफल की तो मौजूदा समय में बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर चूंकि क्षेत्रफल की बात हुई तो ऐसे में एक जानकारी आपको दे दूं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था और विभाजन के परिणाम स्वरूप संपूर्ण भूभाग यानी कि बिहार का जितना भी क्षेत्रफल था उस समय संयुक्त रूप से उसमें से 40% भूभाग के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था और बिहार के क्षेत्र में जो भूमि रही थी वो थी 54% भूमि। और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप बिहार के क्षेत्र में जो संयुक्त क्षेत्रफल था, जितने भी खनिज संपदाएं थी, ये झारखंड के हिस्से में चली गई थी। ये सारी बातें ध्यान रखना। हालांकि वर्तमान समय में कुछ समय पहले हमने आपको जानकारी दिया था कि केंद्र सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि पूरे भारत में जितने भी स्वर्ण खदान है उनमें से 44% हिस्सा बिहार के जमुई में है। ये जानकारी आपको इसी सीरीज के अंतर्गत दिया गया था। तो ऐसे में हाल ही के दिनों में बहुत सारी खोज हुई, जैसे कि रोहतास में भी हुई है। तो ऐसे में एक नए प्रकार से खनिज संपदा के रूप में बिहार बनकर उभरा है। तो ऐसे में सारी जानकारी आई होप कि आपको याद होगा। अगले पॉइंट की बात करें तो बिहार का राजकीय भाषा जो है, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। अगले पॉइंट की बात करें तो बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर और चौड़ाई है 483 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि विधान परिषद की कितनी सीटें हैं बिहार में, तो 75 सीटें विधान परिषद की, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें बिहार में निर्धारित हैं। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर यह है कि लोक नृत्य की अगर बात करें तो जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, दो स्वास्तिक के बीच में ये बोधि वृक्ष, तो यही है बिहार का राजकीय चिन्ह। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। सारी बातों को आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये हमारा दूसरा प्रश्न है कि इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने पहला पदक दिलाया है? बिहार के किस खिलाड़ी ने बिहार को पहला पदक दिलाया है इस प्रतियोगिता में? बिहार के इतिहास में यह पहला पदक है ये पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में। तो ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्या कुमारी। इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। ऐसे में इसके हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार की बेटी विद्या कुमारी ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और ऐसे में यह प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह पहला मौका है जब बिहार से किसी खिलाड़ी को पैरा टेबल टेनिस में पदक मिला है। चाहे किसी भी पदक की बात करें, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, किसी भी पदक की बात करें तो इस प्रतियोगिता में, यानी कि पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में बिहार के इतिहास का यह पहला पदक है। तो ऐसे में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में हमें कई सारे कमेंट देखने को मिला था कि सर बिहार करंट अफेयर्स के बहुत कम ही प्रश्न होते हैं आपके इस सीरीज में। देखिए, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि इस सीरीज में बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है, जो कि मूल रूप से आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर ही केंद्रित है। तो उसमें करंट अफेयर्स की बात करें तो बिहार करंट अफेयर्स के 2 प्रश्न शामिल होते हैं, जिसमें आपके कुछ स्टैटिक पोर्शन से भी तथ्यों को इसमें डाला जाता है। तो रही बात यहाँ पे करंट अफेयर्स के कम प्रश्नों की, तो आपको बता दूं कि एक महीने में अगर हम बात करें तो 60 प्रश्न आपके बनते हैं बिहार करंट अफेयर्स के। तकरीबन 50 से 60 प्रश्न बनते हैं बिहार करंट अफेयर्स के। तो एक महीने में 50 से 60 इवेंट बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो ये सफिशिएंट है। पिछले 3 वर्षों में हमने देखा है कि जितने भी करंट अफेयर्स हमने बिहार से संबंधित बतलाए हैं वही सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको यकीन नहीं होगा, चैनल पे बहुत सारे प्रूफ वाले वीडियो अपलोड है। हालांकि 1-2 वीडियो का लिंक यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देखिएगा कि जितने भी प्रश्न करंट अफेयर्स के, खास करके बिहार करंट अफेयर्स के बने हैं वो सारे हमारे इसी सीरीज से बने हैं। देखिए, सीधा सीधा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो भी अनुपयोगी चीज है, जो एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं, उन सारी चीजों को पढ़ने से हमें बचना है। वो सारी चीजें आपका एक तो समय बर्बाद करेगा, और जो आपके अंदर जो भी चीजें आपने पढ़ा है, जो आपको याद है, वो सारी चीज भी आप भूल सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना जो सफिशिएंट चीज है। देखिए, आपको मैंने कई बार बतलाया है कि करंट अफेयर्स की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, आप इस चीज के लिए श्योर रहें। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जितने भी सफिशिएंट नोट्स हैं, करंट अफेयर्स हो गया, बिहार जेके हो गया, वो सभी हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहे हैं। तो इसको लेकर के आपको किसी प्रकार की कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर यहां से आप अपनी सफलता की तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए, अब यहां पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। अब यहां पे हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में लिखित पुस्तक बिबीन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक निम्न में से कौन है? आप यहां पर इस पुस्तक के कवर पेज को देख सकते हैं, और आपको बता दूं इस पुस्तक की लेखिका है रचना बिष्ट रावत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा। अब इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म भारत की पत्रकार और लेखिका रचना बिष्ट रावत द्वारा हाल ही में लिखी गई है। ये पुस्तक जो है ये अभी हाल ही में भारत की पत्रकार और लेखिका रचना बिष्ट रावत द्वारा लिखी गई एक नई किताब है। इस किताब का नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है जनरल बिपिन रावत से, क्योंकि इन्हीं पर यह किताब कह सकते हैं निर्धारित है, इन्हीं के सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है, इन्हीं के विचारों पर ही आधारित है। तो इस पुस्तक के बारे में लिखा गया कि जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और यह पुस्तक उनके जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है। कहीं ना कहीं यह पुस्तक इनके लिए एक श्रद्धांजलि का कार्य कर रही है, इन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। तो ऐसे में आप ध्यान रखेंगे, हालांकि हमने कई बार आपको बताया है कि जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। हमारा अगला पॉइंट है इस पुस्तक के बारे में कि इसे पेंगुइन वीर प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि 8 दिसंबर 2021 को एक्स्ट्रा फैक्ट हमने जनरल बिपिन रावत से संबंधित यहाँ पर शामिल किया है कि 8 दिसंबर 2021 की सुबह जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत सेना के 14 लोगों को ले जा रहा भारतीय वायुसेना का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में क्रैश हो गया था। तो कुल मिला के 14 लोग जो इनमें सवार थे, जो कि आपको ध्यान रखना है कि इसमें सवार सभी लोगों की यहीं पर मौत हो गई थी। इसको लेकर के हमने एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया था, सारी जानकारी हमने आपको दिया था। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में बनने की प्रबल संभावना होती है वो सारी चीज़ों का वर्णन यहाँ पर हमने किया था। आप इस वीडियो को चैनल पर टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाकर देख सकते हैं और वहाँ से टेलीग्राम से इसका PDF फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे, लेकिन उससे पहले भारतीय प्रमुखों की बात करें तो वर्तमान समय में थल सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में देख सकते हैं। और बात करें हम वायुसेना प्रमुख की तो एयर मार्शल VR चौधरी हैं, तस्वीर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार और अगला है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। और ये आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान। पहले कौन थे? आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जानकारी दिया, जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो सारे को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि 26 मार्च 2023 से आपका 69 BPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए BPSC मेकर ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। इसका आपको PDF फाइल भी दिया जाएगा, जहां पर आपको सारे प्रश्नों का समग्र विश्लेषण मिलेगा। ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होगा, आपके BPSC के नए पैटर्न पर आधारित होगा। घर बैठे अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन करने के लिए आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, यहाँ से आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन होगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं चौथे प्रश्न पे। ये हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। आप यहाँ पर इन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा राम सहाय प्रसाद यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि हम बात करें यहाँ पर नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति की, यहाँ पर हमने बात किया प्रश्न में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए, तो राम सहाय प्रसाद यादव। जबकि हम बात करें नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति हाल में कौन चुने गए हैं, तो रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति हाल ही में चुने गए हैं। और बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो नेपाल में वर्ष 2008 में गणतंत्र बनने के बाद यह तीसरा राष्ट्रपति चुनाव था, जो कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। तो दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। नेपाल में गणतंत्र जो लागू हुआ था, या फिर गणतंत्र व्यवस्था जो लागू हुई थी, ये वर्ष 2008 में। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में चले, भारत और नेपाल की बात करें तो ऐसे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को हमने शामिल किया है कि भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत गौरव डिलक्स AC पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। और इसका उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना था, जिसको लेकर के इसकी घोषणा हुई थी भारतीय रेलवे द्वारा 14 जनवरी 2023 को। और इस ट्रेन का नाम है भारत गौरव डिलक्स AC पर्यटक ट्रेन, ये यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि अगले पॉइंट में बात करें 2 अप्रैल 2022 की, तो नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित भारत नेपाल रेल सेवा की शुरुआत की थी। और आपको ध्यान रखना एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी है, यह ट्रेन सेवा बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 65 किलोमीटर लंबी है। बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्नों में इसे शामिल किया था हमने इसी सीरीज के अंतर्गत। और ये आपको ध्यान रखना कि इस तरह के प्रश्न आपको इंटरव्यू तक आपकी मदद कर सकता है। तो सारे बातों को अगर आप बेहतर रूप से, मुख्य रूप से BPSC एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो एक कॉपी बनाइए जहां पर सारी चीज़ों का आप विस्तार पूर्वक लिख सकें, ताकि ये लंबे समय तक आपको हेल्प करता रहे। देखिए, वीडियो देखेंगे आप भूल जाएंगे, लेकिन नोट अगर आपके पास रहेगा तो जब भी आपके पास खाली समय रहेगा तो इसे देखेंगे तो ये आपको पुनः याद हो जाएगा, या फिर लंबे समय तक याद रखने में सक्षम रहेंगे आप। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित है।
तो इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो 2023 के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर अफगानिस्तान आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस वैश्विक आतंकवाद सूचकांक प्रकाशित करता है और इस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पर है। ये लगातार चौथी वर्ष या फिर चौथा वर्ष है जो कि इसमें अफगानिस्तान पहले स्थान पर रहा है। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो बुर्किना फासो दूसरे, सोमालिया तीसरे, माली चौथे और सीरिया इस सूची में 5वें स्थान पर है। यानी कि आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में ये टॉप 5 कंट्री है जो कि आपको याद रखना है। पहले स्थान पर अफगानिस्तान है, क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान और 5वें स्थान के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। सभी को आप लोग नोट कर लीजिए। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की तो अगले पॉइंट में हमने ये जानकारी दिया जो कि अति महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट यहाँ पर यह है कि दुनिया में अफगानिस्तान सर्वाधिक आतंक प्रभावित देश है, किंतु आतंकवाद के कारण हुई मौत अफगानिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में हुई है। तो ये आंकड़े या फिर इस तथ्य को भी आपको ध्यान रखना है। भले ही अफगानिस्तान दुनिया में सबसे अधिक आतंक प्रभावित देश है, लेकिन आतंकवाद से सबसे अधिक जो मौत हुई है वो पाकिस्तान में हुई है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। चूंकि पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान 8.16 अंक के साथ आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में 6ठे स्थान पर है। जबकि भारत की बात करें तो भारत इस सूचकांक में 7.17 अंक के साथ 13वें स्थान पर है। आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में भारत को 13वां स्थान मिला है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इस तथ्य से या फिर इस रिपोर्ट से संबंधित यहाँ पर यह भी है कि विश्व स्तर पर होने वाले मौत में इस नवीनतम आंकड़े के आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में 9% की गिरावट आई है। इस बात का भी यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे। आप यहाँ पर इस चार्ट को देखकर समझ सकते हैं अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, जबकि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान यहाँ पर 6ठे स्थान पर है। जबकि भारत की बात करें तो भारत 13वें स्थान पर है। जबकि भारत से पहले 12वें स्थान की बात करें तो मोजाम्बिक 12वें स्थान पर है। इस तरह से आप यहाँ पर इस चार्ट में टॉप 1, 2, 3 को याद रख सकते हैं। पाकिस्तान की स्थिति को ध्यान में रख सकते हैं। सीरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और भारत तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। चलिए चलते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 6ठा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश द्वारा मिलकर अल महद अल हिंदी 2023 या फिर 23 से संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा हो चुकी है मुंबई में और इस घोषणा के आधार पर आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा भारत और सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो हाल ही में भारत और सऊदी अरब ने अल महद अल हिंदी 2023 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया। देखिए यहाँ पर किया नहीं बल्कि करेगा, आयोजित करेगा। इसका जो आयोजन होगा ये मई 2023 में होगा सऊदी अरब में। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि यह इसका दूसरा संस्करण होगा जो कि मई 2023 में सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग सुधार कर लेंगे कि मई 2023 में इसका दूसरा संस्करण सऊदी अरब में आयोजित होना है। हालांकि इसके पहले संस्करण की बात करें तो इसका पहला संस्करण 2021 में भारत में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा है कि मौजूदा समय में अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाद सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत और सऊदी अरब के संबंधों की बात करें तो सऊदी अरब जो है ये भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। ये यहाँ से ध्यान रख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से किस देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन की मेजबानी किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इसकी मेजबानी नवीनतम घोषणा के आधार पर अमेरिका द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका स्थित मुख्यालय में 22 से 24 मार्च तक किया जाएगा। 24 मार्च यहाँ पर 2022 नहीं बल्कि 2023, 24 मार्च 2023 तक किया जाना है। और इसको लेकर के आपको ध्यान रखना है कि हालांकि कुछ समय पहले ग्लोबल बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री रिव्यू फॉर इम्पैक्ट एंड ट्रेंड्स शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। ये जल सम्मेलन के कुछ समय पहले ये जो आयोजित होना है ये 22 से 24 मार्च 2023 तक ये आयोजित होगा। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होना है। तो ऐसे में आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं कि जल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और पहली बार यानी कि 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस साल विश्व जल दिवस 2023 के थीम की बात करें तो एक्सेलरेटिंग चेंज यानी कि परिवर्तन में तेजी इसकी थीम रखी गई है 2023 के लिए। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2023 में वाटर डे को बी द चेंज अभियान के तहत मनाया जाएगा। इस तरह से डीप में जाकर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वर्ष 2023 का विश्व जल दिवस जो था ये किस अभियान के तहत मनाया गया या फिर ये इसका थीम क्या था। तो दोनों को यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक्सेलरेटिंग चेंज इसका थीम था जबकि बी द चेंज अभियान के तहत इसे मनाया जाना है।
तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आपको याद रखना है। इस तरह का जो दिवस सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में लोगों को जल के प्रति या फिर जल की जो कह सकते हैं महत्वता के प्रति लोगों को उजागर करने के लिए इस प्रकार के दिवस माना जाता है। जिन लोगों ने जल की महत्वता को नहीं समझा, उन देशों में जल के हालात को देखेंगे तो आप इस तस्वीर को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार के हालात होंगे वैसे देशों में जहां पर पीने योग्य पानी नसीब होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप इन सर तस्वीर को देख सकते हैं किस प्रकार से जल का किल्लत यहाँ पर है, पानी का किल्लत है। और ऐसे में जल संरक्षण के प्रति ही इस तरह का मतलब कि दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है लोगों को उजागर करने के लिए। आप लोग भी जल संरक्षण के प्रति उजागर रहें, लोगों को भी जागरूक करें। जल का जितना उपयोग हो सकता है संभव उपयोग ही करें, जो जरूरी है उतना ही उपयोग करें। बेकार की बर्बादी करने से हमें बचना चाहिए। आई होप कि आप इन सारे बातों को ध्यान रखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि हाल ही में 2023 से की विश्व के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका के द्वारा जो विश्व के महान स्थानों की सूची जारी की गई वर्ष 2023 के लिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि किस भारतीय स्थान को इसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिला के वर्ष 2023 में 2 स्थान को शामिल किया गया, लद्दाख और मयूरभंज को। बीपीएससी के दृष्टिकोण से फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प यहाँ पर इसका सही है। अब संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको बता दूं कि टाइम मैगजीन में विश्व के महानतम स्थानों की वर्ष 2023 की लिस्ट में 50 स्थानों ने अपनी जगह बनाई। अर्थात यहां से आपको यह ध्यान रखना है टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के महानतम स्थानों की जो सूची जारी की गई पूरे विश्व से 50 स्थानों को इसमें जगह दिया गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो इस सूची में 2 भारतीय स्थान जिसमें महान स्थानों की शामिल हुआ है। इसमें पहला है लद्दाख और दूसरा है उड़ीसा का मयूरभंज, जो कि 2 स्थानों को इसमें शामिल किया गया है। तो 2023 में भारत के 2 स्थान शामिल हैं। आपको दोनों को ध्यान रखना, लद्दाख और मयूरभंज। हमारा अगला पॉइंट है कि लद्दाख ने जहां 31वें नंबर पर अपनी जगह बनाई, वहीं पर 32वें नंबर पर मयूरभंज को स्थान दिया गया है। ये यहां से आपको ध्यान रखना, 31वां और 32वां स्थान भारत के नाम रहा, जो कि 31वें पर लद्दाख और 32वें पे मयूरभंज। अगला पॉइंट है कि इन दोनों को प्राकृतिक नज़ारों, दुर्लभ बागों, प्राचीन मंदिरों और रोमांचक और लजीज खाने के लिए ही चुना गया है। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे, इसी कैटेगरी में इसको शामिल किया गया भारत के इन दोनों स्थानों को। अगला पॉइंट है कि इस सूची में पहले स्थान पर टेम्पा शहर रहा, जो कि फ्लोरिडा का एक स्थान है। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, पहले स्थान पर फ्लोरिडा का टेम्पा जो कि पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न की हाल ही में खबरों में रहा बरधा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बरधा वन्यजीव अभ्यारण्य आपको ध्यान रखना है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं हाल ही में ये खबरों में रहा है, तो ऐसे में ध्यान रखेंगे हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा गुजरात सरकार के लिए लायन @ 2047 ए विजन फॉर अमृतकाल शीर्षक से तैयार की गई एक रिपोर्ट ने शेरों के लिए संभावित विश्राम स्थल के रूप में बरधा के लिए समर्थन किया है, यानी कि बरधा वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए समर्थन किया। और ऐसे में यहाँ से कुछ शेरों को, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि गुजरात का जो गिर जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ से कुछ शेरों को यहाँ पर बरधा टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा। और इसी को लेकर अभी एक हाल ही में खबरों में है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो बरधा टाइगर रिजर्व है या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये गुजरात में है दोनों, यानी कि गिर टाइगर रिजर्व। ऐसे में एक जानकारी ये भी ध्यान रखेंगे, एशियाई बाघों के लिए जो भारत में एकलौता जो घर था या फिर जो एकलौता अभ्यारण्य था, ये कौन था, तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात का। लेकिन अभी यहाँ से कुछ बाघों को यहाँ पर बरधा वन्यजीव अभ्यारण्य में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये खबरों में है। और इसी को लेकर के एक रिपोर्ट भी जारी किया गया था, जिसमें ये वर्धा टाइगर रिजर्व को एक अन्य विकल्प के रूप में, एक नए घर के रूप में चिन्हित किया गया था और इसको लेकर समर्थन किया गया था। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर टाइगर रिजर्व की बात हो रही, तो ऐसे में आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे, हमने आपको जानकारी दिया था। अगला पॉइंट है कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है और यहाँ पर 1 नवंबर 2022 से टाइगर सफारी की शुरुआत हुई है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी ये भी दे दूं, आप सभी जान चुके हैं कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है, लेकिन जो दूसरा टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है ये बिहार के कैमूर में प्रस्तावित है। ये जानकारी हमने आपको दिया था, आपको याद होगा। अब बिहार में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी, उस समय जो प्रधानमंत्री थी ये थी इंदिरा गांधी। इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में, जबकि प्रोजेक्ट चीता की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर। ये बातें यहाँ से आपको ध्यान होगा, हमने सारी जानकारी आपको दिया है। अगला 10वां प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मित्र योजना के तहत भारत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी। कितने राज्यों में ये मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा पीएम मित्र योजना के अंतर्गत।
तो ऐसे में जो घोषणा हुई इसके तहत आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना हाल ही में भारत सरकार ने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क परियोजना को हाल ही में मंजूरी दे दी और इस परियोजना में आपको ध्यान रखना कि देश के 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे और इन 7 राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी, कुल मिला के 7 राज्यों में इसका निर्माण किया जाना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पीएम मित्र योजना की तो इसका पूरा नाम होता है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल पार्क्स। ये इसका पूरा नाम होता है जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो बिहार के दृष्टिकोण से इस पॉइंट को हमने शामिल किया कि हाल ही में बिहार सरकार ने लेदर और टेक्सटाइल पॉलिसी को मंजूरी दिया था और इसमें बिहार के उद्योग मंत्री थे सैयद शाहनवाज हुसैन। 2022 में ये बिहार सरकार ने लेदर और टेक्सटाइल पॉलिसी को मंजूरी दिया था और उसमें बिहार के उद्योग मंत्री थे सैयद शाहनवाज हुसैन, जबकि मौजूदा समय में बिहार के उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ। ये बातें यहाँ से ध्यान रखिए। चलते यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे, अगला 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में मार्च 2023 में जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूर्य कुमार यादव को भी हाल ही में जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हालांकि 2023 में, मार्च 2023 में जो भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव भी बने और इनसे पहले आपको ध्यान रखना कि वाइकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी और एक है लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। तो ये तीनों को यहाँ से ध्यान रखना, मार्च 2023 में ये तीनों इन 3 ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो इसका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया, तो राइट आंसर होगा पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। आपको ध्यान रखना हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया और इसका आयोजन चेलाराम डायबिटीज इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। ये इसका 7वां संस्करण था। विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है और आपको ध्यान रखना 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि 2022 में मनाए गए वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस के थीम की बात करें तो एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन इसकी 2022 की थीम रखी गई है। तो इतनी सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मच गए आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में यानी कि मार्च 2023 में विस्फोट हुआ है। बताइए ये ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में दिया था आप लोग इसे जरूर ज्वाइन करें। निस्संदेह यहाँ से आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन होने वाला है। और ऐसे टेस्ट सीरीज की बात करें तो बीपीएससी मेकर ऐप पर जो ये कोर्स लॉन्च हुआ है 69वीं बीपीएससी के लिए, इसी कोर्स में आपका ये टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। हालांकि आप यहाँ पर जितनी चीज़ों को देख रहे हैं वो सभी इसी कोर्स में सम्मिलित है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और यहाँ से अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।